हेलो एवरीवन। आइए हम लोग प्रश्न अभ्यास के श्रृंखला में आज लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, एक अच्छे शिशु सदन की 4 सुविधाओं की सूची बनाइए अथवा इसके लाभ बताइए। एक अच्छे शिशु सदन में कौन कौन सी 4 सुविधाएं होनी चाहिए, है ना। इसको हम लोग देखते हैं। तो एक अच्छे शिशु सदन की 4 सुविधाएं निम्नलिखित हैं। पहला है, शिशु सदन बच्चे को निश्चित समय तथा तापमान पर दूध तथा आहार प्रदान करे। मतलब एक सही समय पे छोटे बच्चों को, और ऐसा नहीं कि ठंडा दूध देना है, एक नॉर्मल टेम्परेचर जो बच्चा पी सकता है उसके हिसाब से, तो सही तापमान पर और सही समय पे बच्चे को दूध उपलब्ध कराना है। दूसरा है, शिशु सदन बच्चों या छात्रों को शिशु सदन बच्चों या छात्रों को अच्छे से मेज पर बैठकर खाने के तरीके सिखाता है। फिर है, बहुत छोटे बच्चों को शिशु सदन के स्टाफ द्वारा भोजन खिलाया जाता है। खुद से बच्चा नहीं खा सकता, बहुत छोटा बच्चा है तो उसे वहाँ के जो स्टाफ हैं, वहाँ के जो कर्मी हैं, वो उन्हें भोजन कराते हैं। फिर है नेक्स्ट, छोटे बच्चे शिशु सदन में बच्चे के लिए शिशु सदन में खिलौनों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से आनंद का अनुभव कर सकें। फिर है, दूसरा प्रश्न है, श्रीमती वर्मा अपनी 2 वर्षीय पुत्री को शिशु सदन में छोड़ना पसंद करती हैं। शिशु सदन के चुनाव में वह किन 6 बातों का ध्यान रखेंगी। एक महिला जो है वो अपने बच्चों को डालना चाहती है शिशु सदन में, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, वो किन किन बातों का ध्यान रखेंगी कि शिशु सदन के चुनाव में किन 6 बातों का ध्यान रखेंगी। कोई भी व्यक्ति जब अपने बच्चों को ऐसे विकल्प में डालता है तो वहाँ अपने बच्चों के लिए व्यवस्था को भी देखता है। तो इसका आंसर हम लोग देंगे, शिशु सदन के चुनाव में निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे है, पहला, शिशु सदन अपने घर के आसपास होना चाहिए। घर से शिशु सदन की दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, ऐसे शिशु सदन का चुनाव करना चाहिए जहां पारिवारिक माहौल हो। बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि वो बिल्कुल अनजान जगह पर आ चुके हैं। उन्हें परिवार जैसा माहौल वहां भी मिलता रहे। तीसरा है, शिशु सदन में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। फिर है, साफ सफाई, सुरक्षा एवं अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे की सुविधाओं तथा आराम का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि वहाँ प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। छोटे बच्चे हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाता है तो उस समय तुरंत उन्हें फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माह के बच्चे के लिए शिशु सदन का चुनाव करते समय किन 4 बातों का ध्यान रखेंगी। बहुत छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, इसके लिए हम क्या क्या ध्यान रखेंगे शिशु सदन में। तो 6 माह के आंसर देखिए, 6 माह के बच्चे के लिए शिशु सदन का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है, शिशु सदन में पर्याप्त कर्मचारी हों जो छोटे बच्चे की देखभाल अच्छे तरह से कर सकें। फिर है, शिशु की आराम संबंधी सुविधा की व्यवस्था। फिर है, स्वच्छता की व्यवस्था, बिल्कुल साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि छोटे बच्चे बहुत मासूम होते हैं, तुरंत ही संक्रमण का प्रभाव उन पर पड़ जाता है। प्रशिक्षित आया की व्यवस्था हो जो शिशु को माँ जैसा प्यार और ममत्व दे सके। तो ये 6 बातें जो है वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब हम बहुत छोटे बच्चे को वहाँ डाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है,
6 वर्षीय बालिका द्वारा अपने छोटे भाई की देखभाल करने के 4 नुकसानों की सूची बनाएं। हम लोग पढ़ चुके हैं पारिवारिक देखभाल में जब माता पिता काम पे जाते हैं तो अपने बड़े बच्चों पर छोटे बच्चों को छोड़कर जाते हैं। तो एक 6 वर्ष की बच्ची जो है 6 वर्ष की बालिका द्वारा अपने 6 वर्ष की तो वो खुद ही है, तो 6 वर्ष की बालिका द्वारा अपने छोटे भाई की देखभाल करने की 4 नुकसान को बताना है। आइए देखते हैं। 6 वर्षीय बालिका द्वारा अपने छोटे भाई की देखभाल करने के निम्नलिखित नुकसान हो सकते हैं। पहला है, उस छोटी सी बच्ची को अपने भाई की देखभाल करने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है, जिससे वह क्या है, शिक्षा से वंचित रह जाती है। दूसरा है, खुद 6 वर्ष की बच्ची अपने भाई की देखभाल का उचित अनुभव उसे नहीं होता, जिस कारण वह अपने भाई की देखभाल उचित ढंग से नहीं कर पाती है। बहुत छोटी है, पहले से उसे कोई भी अनुभव नहीं है और ऐसे में उसे बच्चे को रखना पड़ रहा है तो दिक्कत हो जाती है, परेशानी होती है उसमें। अगला है, पॉइंट्स है, इस समय एक छोटी बच्ची में पूर्ण उत्तरदायित्व का अभाव रहता है, क्योंकि वह स्वयं छोटी है और उसके सामने कई बार विषम परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है। और फोर्थ है, किसी आपात स्थिति में जैसे बच्चे को चोट लग जाने पर, गले में कोई वस्तु अटक जाने पर अथवा बीमार होने पर यह बच्ची अपने भाई की देखभाल करने में असमर्थ हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। घर एवं बाहर बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर है, बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए उसकी उचित देखभाल होना आवश्यक है। बच्चे की देखभाल करने का पूर्ण दायित्व तो उसके माता पिता पर होता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वह किसी न किसी प्रकार समायोजन करके वैकल्पिक व्यवस्था के सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करते हैं। वैकल्पिक देखरेख से अभिप्राय है कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की उचित देखभाल के लिए विकल्प का चुनाव करना। वैसी स्थिति में जब माता पिता दोनों ही घर पे नहीं हो तो बच्चे कहाँ रहेंगे, इसकी व्यवस्था करना ही वैकल्पिक देखरेख है। अगला सवाल है, घर में बच्चों की इसी में इसका आंसर है, घर में बच्चों की वैकल्पिक देखरेख। घर के अंदर हम क्या क्या वैकल्पिक देखरेख कर सकते हैं? तो घर में विभिन्न सदस्यों द्वारा बच्चे की वैकल्पिक देखरेख होती है, जो इस प्रकार है। जैसे परिवार में भाई बहन, परिवार में दादा दादी या नानी, उसके बाद है पड़ोसी, फिर है परिवार में आया, और फिर है परिवार से बाहर बच्चे की देखभाल। तो इसमें परिवार से बाहर बच्चे की देखभाल विभिन्न संगठनों द्वारा भी की जाती है, जैसे शिशु सदन के द्वारा, क्रेज, मोबाइल दिवस देखभाल इत्यादि केंद्र जो हैं ये बच्चे की देखभाल करने में सक्षम होते हैं। ये कुछ सरकारी होते हैं और कुछ अर्ध सरकारी रूप से काम करते हैं और कुछ निजी तौर पे काम करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, अगला सवाल है, बालवाड़ी के 4 कार्य बताइए। बालवाड़ी क्या है? तो बालवाड़ी के 4 कार्य हम लोगों को बताना है ना। तो बालवाड़ी के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, बालवाड़ी में जो बच्चे 3 वर्ष के हो जाते हैं उसे भेजा जाता है ताकि वह अपने आप को स्कूल जाने के लिए तैयार कर सके। क्या है, बहुत छोटे बच्चों को जैसे हम लोग बोलते हैं प्ले स्कूल में भेज रहे हैं, है ना। तो छोटे बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए कुछ तैयारी करवाना आवश्यक है, तो इसके लिए वे बच्चों को बालवाड़ी में भेजते हैं। फिर वह बालवाड़ी में बच्चों को अनौपचारिक तरीके से शिक्षा दी जाती है, यानी कि बिल्कुल किताब कॉपी लेकर नहीं बैठना है, खेल खेल के माध्यम से उन्हें समझाना है, गीत संगीत के माध्यम से उनके अंदर स्किल डेवलप करना है। वह खेल खेल के माध्यम से कई क्रियाकलाप सीख जाते हैं। बच्चों को गीत संगीत कहानियाँ इत्यादि के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है। आइए देखते हैं, अगला सवाल है, एक नवजात शिशु की देखभाल किसी अन्य आया की बजाय
संबंधियों द्वारा किए जाने के 4 लाभ बताइए। देखिए, एक नवजात शिशु की देखभाल किसी अन्य आया की बजाय अगर घर के सगे संबंधी द्वारा की जाती है तो उसके निम्नलिखित लाभ हैं। एक बाहरी लोगों के बीच बच्चे पले बढ़े और घर में परिवार के बीच तो दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं परिवार के बीच जो बच्चे पले बढ़े होते हैं उनके क्या लाभ हैं। परिवार में सदस्यों द्वारा शिशु की देखभाल का उसके व्यक्तित्व पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। दादा दादी द्वारा बच्चे को प्यार, सुरक्षा और संरक्षण की प्राप्ति होती है। बच्चे में नैतिक गुणों का विकास होता है। बड़े होने पर बच्चे में धर्म, रीति रिवाज तथा सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण भी होता है। जो भी एक परिवार में चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, संस्कार की जो भी बातें हैं वो बच्चों में आ जाती है। फिर हम लोग देखते हैं अगला सवाल है, ICDS के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली तीन सेवाओं की व्याख्या कीजिए। ICDS, हम लोग शुरू में ही इसका पूरा नाम क्या देखें, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या स्कीम भी बोला जा सकता है इसे। तो इसमें देखिए ICDS के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 3 सेवाएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है पूरक आहार, दूसरा है टीकाकरण और तीसरा है स्वास्थ्य सेवाएं। फिर आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, बाल देखरेख करने वाले व्यक्ति के 2 गुण बताइए। जो भी व्यक्ति छोटे बच्चों की देखभाल कर रहा है तो उनके 2 गुणों के बारे में पूछा जा रहा है इसमें। तो सबसे पहले तो वैसे व्यक्ति में सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा है प्यार और ममत्व का गुण भी उसमें होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति शिशु की देखभाल कर रहे हों उन्हें स्वच्छता संबंधी नियमों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है उसे स्वास्थ्य विज्ञान और प्राथमिक चिकित्सा का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, ICDS केंद्र में नियमित रूप से जाने वाली गर्भवती महिलाएं अधिकतर स्वस्थ होती है। इस योजना के 4 उद्देश्य और 4 कारण बताइए। तो आइए देखते हैं आंसर इसका। समेकित बाल विकास योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ नियमित रूप से इस केंद्र में जाने वाली महिलाएं उठाती है। जो हर समय पर इस केंद्र में जाती रहती हैं वो इसका लाभ पूर्ण रूप से उठाती हैं। जैसे है पहला पोषाहार है, दूसरा है टीकाकरण, तीसरा है स्वास्थ्य सेवाएं, चौथा है स्वास्थ्य व आहार शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन महिलाओं को सेवाओं के अतिरिक्त इनके बारे में जागरूक भी किया जाता है। फिर है अगला प्रश्न है इसमें, समेकित बाल विकास योजना क्या है, इसके उद्देश्य तथा लक्ष्य समूह के बारे में लिखिए। आंसर है समेकित बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 1975 में 33 ब्लॉक्स में प्रायोजित आधार पर आरंभ की गई थी। यह योजना भारत सरकार के सौजन्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। वर्तमान समय में देश में लगभग 2761 स्वीकृत ICDS परियोजनाएं हैं, जिनका लाभ लाखों माताएं एवं बच्चे उठा रहे हैं। फिर है अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास योजना के प्रश्न नहीं है, सॉरी इसी में है, योजना के लाभ है। समेकित बाल विकास योजना के निम्नलिखित उद्देश्य
क्या है? सबसे पहले 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के स्वास्थ्य तथा आहार की स्थिति में सुधार। इसी प्रश्न से उद्देश्य भी पूछा गया ना, तो इसको हम लोग उद्देश्य के तौर पे पहला है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के स्वास्थ्य तथा आहार की स्थिति में सुधार लाना। दूसरा है बच्चों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शारीरिक विकास की नींव रखना। फिर है कुपोषण, मृत्यु, अस्वस्थता तथा विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाना। उसके बाद है सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का प्रभावी एकीकरण, जिसमें बाल विकास को और अधिक बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है माताओं को स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा देकर उनकी क्षमताओं का विकास करना, जिससे वह बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनकी देखभाल कर सके। इसके बाद इसी प्रश्न में एक और है लक्ष्य समूह के बारे में बताना है। तो समेकित बाल विकास योजना के कुछ लक्ष्य समूह हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे को इस लक्ष्य के अंतर्गत रखा गया है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं, इनको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है समेकित बाल विकास योजना के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट करें। तो आइए हम लोग देखते हैं समेकित बाल विकास योजना के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। इसमें है समेकित बाल विकास योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है बच्चों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शारीरिक विकास की नींव रखना। फिर है कुपोषण, मृत्यु, अस्वस्थता तथा विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाना। उसके बाद है सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का प्रभावी एकीकरण, जिससे बाल विकास को और अधिक बढ़ावा मिले। फिर है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के स्वास्थ्य तथा आहार की स्थिति में सुधार लाना। और लास्ट है माताओं को स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा की जानकारी देकर उनकी क्षमताओं का विकास करना, जिससे वह बच्चे के सामान्य एवं पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसकी देखभाल अच्छे से कर सके। फिर है अगला प्रश्न है बच्चों की देखरेख की क्या क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। क्या प्रश्न है? बच्चों की देखरेख की क्या क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। तो इसमें आंसर देखते हैं। बच्चों की देखरेख की निम्नलिखित वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। सबसे पहला है परिवार में भाई बहन के द्वारा। फिर है परिवार में दादा दादी, नाना नानी के माध्यम से। फिर है पड़ोसी, परिवार में आया। उसके बाद है परिवार से बाहर बच्चे की देखभाल, तो शिशु सदन, चलते फिरते क्रेच और दिवस देखभाल, इनके द्वारा बच्चे की वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। अगला प्रश्न है स्तनपान कराने वाली माता की नियमित रूप से ICDS केंद्र जाने के 4 कारण बताकर प्रेरित कीजिए। क्या 4 कारण हो सकते हैं, इनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले स्तनपान कराने वाली माता की निम्नलिखित रूप से ICDS केंद्र जाने के 4 कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है स्वास्थ्य जांच, समय समय पर उन लोगों की जांच की जाती है। टीकाकरण, फिर है पूरक आहार और आहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा। आहार के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है धात्रीवस्था में कम दूध स्रवण के कारणों का उल्लेख कीजिए। धात्रीवस्था क्या हो गया? जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो इनके बारे में लिखना है
कभी कभी धात्री अवस्था में माँ का अधिक कमज़ोर होना या गंभीर बीमारियों से ग्रसित होना कम दुग्ध स्रवण का कारण बन जाता है। फिर अगर ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हुई होती है तो हायर एंटीबायोटिक मेडिसिन के कारण भी माँ का दूध कम हो जाता है। इसको दूध सूख जाना बोलते हैं। कभी कभी माँ अपने आहार का ध्यान नहीं रख पाती है तथा आहार में सभी पोषक तत्वों का समावेश नहीं हो पाता है, जिस कारण भी ऐसा हो जाता है, कम दुग्ध स्रवण की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में धात्री अवस्था में बताया जाता है कि ठोस आहार से ज़्यादा तरल आहार माता को लेना है। जूस, दूध, सूप, पानी, सारे चीज़ों की खाने के साथ साथ लिक्विड डाइट भी अलग से बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु की वैकल्पिक देखभाल संबंधियों द्वारा किए जाने के लाभों की चर्चा कीजिए। क्या है? एक नवजात शिशु की नवजात शिशु क्या हो गया? तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा जो है। तो एक नवजात शिशु की वैकल्पिक देखभाल संबंधियों द्वारा किए जाने के लाभों की चर्चा कीजिए। आइए आंसर देखते हैं इसका। नवजात शिशु की वैकल्पिक देखभाल संबंधियों द्वारा किए जाने के निम्नलिखित लाभ हैं। सबसे पहला है, परिवार में दादा दादी या अन्य सदस्यों द्वारा देखभाल बच्चे के व्यक्तित्व पर अनुकूल प्रभाव डालती है। दूसरा है, दादा दादी द्वारा बच्चों को अधिक प्यार मिलता है तथा सुरक्षा और संरक्षण की प्राप्ति भी होती है। फिर है, बच्चों के नैतिक गुणों का भी विकास होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनमें अच्छे गुण समाहित होने लगते हैं और अपनत्व और प्यार बहुत अधिक मिलता है इनके माध्यम से। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका आंसर होगा, नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, जो बालक 3 वर्ष के हो जाते हैं उसे नर्सरी स्कूल या बालवाड़ी भेजा जाता है ताकि उसे वह बड़े स्कूलों में जाने की तैयारी कर सके। छोटे बच्चों को एक आदत सी भी बनानी होती है कि वो स्कूल में कम से कम बैठना सीखे और खेल खेल के माध्यम से उसे कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा है, इसमें बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। तीसरा है, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। फिर है, इससे बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उभरने का भी अवसर मिलता है। बहुत सारे बच्चे हैं, सभी में अलग अलग तरह की सभी बच्चों में अलग अलग तरह के गुण हैं। बच्चों को कहानियाँ, चित्रकला, गीत, संगीत के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों को उभारने का भी अवसर अच्छा मिलता है। तो आज हम लोगों ने देखा ये लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें बहुत सारे प्रश्न थे जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये इसके आंसर थोड़े बड़े होंगे। और आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे। थैंक यू।